Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn electric field. Electric field, what is it? होता क्या है electric field? Electric field या फिर हम इसे बोल सकते हैं electric field intensity. This is lecture number 3 of electrostatics. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड फोर्स ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स क्या होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. अगर कोई एक चार्ज रखा है तो उस चार्ज के ऊपर या चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स क्या होती है. देखो जनरली हमने देखा कूलम्स फोर्स के बारे में. तो कूलम्स फोर्स में क्या था, कूलम्स फोर्स लॉ या कूलम्स लॉ, उस कूलम्स लॉ में हमने ये देखा दैट इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस. जब हम 2 चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो वो पॉइंट चार्जेस होते हैं. पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे. बहुत छोटे का मतलब ये होता है कि जो उनके बीच का डिफरेंस है. अब जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे बिकॉज दे आर वेरी नियर टू ईच अदर. ओके, वहीं पर अगर मैं एक चार्ज यहाँ रखूँ और एक चार्ज यहाँ बहुत दूर रखूँ, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो दीज चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस. तो कूलम्स फोर्स लॉ इज वैलिड टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. ये 2 पॉइंट चार्ज हो गए और इनके बीच में यहाँ पर डिस्टेंस हो गया r. ये अगर q1 है और ये q2 है तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स F इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर्ड. एंड दिस इज वी ऑल नो वेरी सिंपल. बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिटवीन ए या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन ए चार्ज बॉडी, ऑन ए पॉइंट चार्ज, ऑन ए स्मॉल चार्ज, सो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. अगर एक बॉडी क्या है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है. तो जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सपोज ये एक बॉडी है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ये चारों तरफ एक मास डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूस. तो इसमें चारों तरफ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो चारों तरफ इसमें एक फील्ड निकला हुआ है. ये हमने एक इमेजिनरी, एक मतलब मनगढ़ंत कहानी है, गाथा. ऐसे ही जैसे बच्चे होते थे ना, तब समझाने के लिए बोलते थे एक बार एक शेर होता है, एक बार एक खरगोश होता है, दोनों आपस में बातें करते हैं, रेस लगाते हैं, या फिर खरगोश शेर को पागल बना देता है, कछुआ और खरगोश. तो वो सारी कहानियाँ क्या होती हैं, मनगढ़ंत. क्योंकि शेर कछुए से कैसे बात करेगा, शेर खरगोश से कैसे बात करेगा, खरगोश कछुए से कैसे बातें करेगा. तो एक मनगढ़ंत कहानी की इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही हैं, और जितनी ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही हैं उतना ही ज़्यादा फील्ड है इसके चारों तरफ. क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये लाइंस निकल रही हैं, हम मान रहे हैं कि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ, छोटा सा पॉइंट चार्ज Q, तो इस फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसे ये अट्रैक्ट कर लेगा, इस छोटे वाले चार्ज को, ये बड़ा चार्ज. सो फील्ड क्या हो गया, एक बड़े चार्ज, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूसली चार्ज्ड बॉडी कोई है, उसके चारों तरफ इस चार्ज की वजह से जो इम्पैक्ट होगा, जो इन्फ्लुएंस होगा, जो इस छोटे चार्ज के ऊपर महसूस किया जा सके, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. आया समझ में. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एरिया, रीजन, विसिनिटी around a large charge, around a continuously charged body, around a large charged body, जिसके चारों तरफ अगर एक स्मॉल चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा. देखो अगर मैं इस चार्ज की वजह से, यहाँ पर इस बड़े चार्ज की वजह से अगर मैं स्मॉल चार्ज पे कैलकुलेट करूँ वैल्यूज़, तो फिर अलग तरीके से कैलकुलेट करूँ. जैसे इस चार्ज के ऊपर भाई यहाँ पर भी चार्ज है, तो यहाँ से मैं थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ. यहाँ से चार्ज इस पॉइंट A बोल सकते हैं इसको, इससे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, फिर इस पॉइंट से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इस पॉइंट से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इस पॉइंट से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी. ऐसे करके बहुत सारी फोर्स लगेंगी और वो बड़ा अजीब हो जाएगा कैलकुलेट करना. सो इट वुड बी बेटर कि हम क्या माने दैट देयर इज़ ए लार्ज चार्ज, देयर इज़ अ चार्ज. यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये भी एक चार्ज बॉडी हो गई, और इसके चारों तरफ ऐसे करके इसमें से ये पैरेलल लाइंस निकल रही हैं, और इन्हीं लाइंस को, इसी एरिया को यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया. ठीक है, एरिया या रीजन अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी इन विच ए स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, और उसका इन्फ्लुएंस या फिर उसका इम्पैक्ट
ये स्मॉल चार्ज Q जो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस महसूस करेगा, एक यूनिट चार्ज, उसको हम बोल देते हैं वेरी स्मॉल चार्ज, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस लार्ज बॉडी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? द रीजन अराउंड ए चार्ज, जो कि ये बड़ा है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अराउंड ए चार्ज इन विच a small charge experiences its influence या असर या प्रभाव। तो एक बड़े चार्ज की वजह से यहाँ पर एक छोटा चार्ज जो रख दिया, इस चार्ज के ऊपर, इस छोटे वाले इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो इसका असर दिखाई देगा, वो असर पर यूनिट दिस चार्ज, पर यूनिट दिस स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज है, उसके ऊपर इसका जो असर होगा उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ क्या निकल गई, और ये हो जिसके ऊपर लगेगी फोर्स। ठीक है, सो ऐसे करके निकाल सकते हो आप इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट, ये लिमिट वाला केस लग जाएगा यहाँ पर, ये वाला चार्ज हो गया छोटा सा, इसको हम पॉइंट चार्ज बोल दो, एक निग्लिजिबल चार्ज Q नॉट मान लेते हैं, दिस Q नॉट टेंडिंग टू जीरो, Q नॉट टेंडिंग टू जीरो का मतलब है बहुत छोटा चार्ज है, और जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी पर यूनिट Q नॉट। ठीक है, सो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से हमारे पास इसकी यूनिट भी अगर बोलें तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, नॉर्मल केस में, लिमिटिंग केस अगर हटाते हैं तो। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ओहो करंट वाली से एक बार लेके आते हैं, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम को वहाँ ले जाते हैं, करंट की यूनिट हो गई A, टाइम की यूनिट हो गई T, ये हमारे पास आ गई Q, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला AT। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए AT लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, MLT माइनस टू, उसके बाद फिर A माइनस वन हो गया, और ये T माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, तो ये बन गया MLT माइनस थ्री A माइनस वन। Okay, so this is what we get the electric field का dimensional formula. This is what the dimensional formula for electric field. MLT minus 3 A minus 1, MLT minus 3 A minus 1. इसको बोलो गायत्री मंत्र की तरह सुबह सुबह 10 बार दोहरा लेना, याद हो जाएगा। ओके, अब इसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज हो गया कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ओके, अगर अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, इसी को अगर रीअरेंज करते हैं, इधर उधर करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स की क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज बाय एनी चार्ज इज इक्वल टू Q टाइम्स E। देखो E क्या था, यूनिट के ऊपर, E क्या था, यूनिट के ऊपर। जैसे ये नॉर्मल सी बात हो गई कि आप नो सपोज एक बिस्किट का एग्जांपल लेता हूँ, एक बिस्किट का पैकेट आपको पता चलेगा भाई एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट अगर 5 रुपए का है तो 5 पैकेट खरीदने तो कितने हो जाएंगे, 25 रुपए। तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, E के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट फोर्स, आप उसको फोर्स की टर्म में बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो। तो अगर कुछ भी चार्ज हुआ, 5 चार्ज है, 6 चार्ज है, 6 कूलम है, 10 कूलम है, 5 कूलम है, 0.5 कूलम है, जो भी कूलम में उसकी वैल्यू दे रखे, तो उतने चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, तो एक के ऊपर जो फोर्स थी उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया यहाँ पर F इज इक्वल टू फोर्स ऑन द चार्ज इज इक्वल टू Q टाइम्स E, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन दैट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स वाला फॉर्मूला आ जाता है, और इसी फोर्स वाले फॉर्मूले के ऊपर आज हमने क्वेश्चन करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए लार्ज चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और इसी को ही दिखाने के लिए, वैसे ही थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर लाइंस बना दी जाती है। द मोर इज द नंबर ऑफ लाइन्स। अब जैसे दो जगह हैं, एक तो जगह हो गई ये और एक जगह हो गई ये, दो पॉइंट है, एक है ये पॉइंट ए, एक है ये पॉइंट ए, और एक हो गया ये पॉइंट बी। तो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कि बी पॉइंट के ऊपर? तो इसका आंसर वेरी सिंपल, ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, बिकॉज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जस्ट ग्राफिकल या ऐसे रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज़ जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, बस ऐसा दिखा हुआ है, दिखाया जाता है, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा लॉजिकली देखना पड़ेगा आपको। वेक्टर में आपको पता है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर अपना चार्ज है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये x1, अगर 3D में है तो x1 y1 z1 है ना। तो इसको बोल दोगे आप r1, एंड r1 की वैल्यू क्या हो गई, x1 i की डायरेक्शन में प्लस y1 j की डायरेक्शन में प्लस z1 k की डायरेक्शन में। और यहाँ से हमें इस पॉइंट के ऊपर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इसके ऊपर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोलेंगे R2। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। और अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस को बोलते हैं R2 माइनस R1, यही होता है हमारे R के बराबर। तो R की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस 1 करेंगे तो x2 माइनस x1, इसके सामने आ गया I, प्लस y2 माइनस y1, इसके सामने आ गया j, प्लस k2 माइनस k1, ये क्या कर दिया, z2 माइनस z1, और इसके सामने आ गया k। ये हो गया हमारा वेक्टर r, और इसी की वैल्यू हमने आगे यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज की को हम निकालें तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, यूजिंग कूलम्स लॉ हमें पता है कि अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होती है, ये अगर r है तो क्या होती है फोर्स, F इज इक्वल टू k q1, ये q1, ये q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर्ड, ठीक है। और अगर ये हमारा, इस वाले को मैं मान लेता हूँ, ये वाला चार्ज हमारा एक बड़ा चार्ज q है, और ये जो q2 है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि यूनिट है या ये q है। तो फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने पास q डिवाइडेड बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है वो कूलम्स फोर्स, एंड डिवाइडेड बाई चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस वाले को बोल दिया q, तो ये हो गया k q, और ये q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर्ड, और इसको डिवाइड कर दिया हमने q से, तो q से q कट गया। इसमें यहाँ से बड़ी मस्त चीज़ निकल कर आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट चार्ज। जो हमने छोटा चार्ज लिया, जिस चार्ज के ऊपर हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो वेरी करेगी। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमने दिख ही गया था, क्या थी हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई थी। तो जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा उतनी बड़ी इसके ऊपर फोर्स तो होगी, लेकिन जो ई है वो कांस्टेंट है, वो बाहर के मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज के ऊपर, और जो बाहर का वैसे सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पर वो के ऊपर डिपेंड करेगा, और के हमें पता है के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो मीडियम का मतलब मेरा ये था कि मीडियम जो होगा वो तो चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को उतना ज़्यादा रेड्यूस कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये हो गया अपने पास के क्यू जिस चार्ज का निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर्ड। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है
तो इसके ऊपर लगा दी यहाँ से तीर, और ये तीर जिसको वेक्टर बोलते हैं वेक्टर नोटेशन के लिए, और यहाँ पे लग गया कैप, एंड दिस कैप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। और आर कैप अगर हमें देखना तो आर कैप क्या होता है, आर कैप होगा आर का वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। आप चाहे ऐसे भी लिखो मैग्नीट्यूड को, या फिर नॉर्मली ऐसे बिना किसी चीज़ के लिख दो, ये भी मैग्नीट्यूड है। सो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो ये नीचे आ गया आर क्यूब, ई इज इक्वल टू के क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो गया आर का वेक्टर। अब इस वैल्यू में हम उस आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आई थी आर की वैल्यू, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई, ये था अपने पास इसका मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस y2 माइनस y1 इन द डायरेक्शन ऑफ j। ये तो मैग्नीट्यूड था ना, ये तो हट जाएगा यहाँ से। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर है r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा इस वेक्टर का वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। वहाँ पर हमारा डिफरेंस की फॉर्म में था, डज नॉट मैटर, उससे डरने का नहीं, ये डरने का नहीं। एक्स माइनस एक्स वन इसका हो गया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 और इसका स्क्वायर। ये तो हो गया नीचे मैग्नीट्यूड, इसका हमने करना है अंडर रूट कर दिया जी 1/2, और ऊपर करना है क्यूब, तो ये हो गया 3/2। और ऊपर यहाँ पर हमें वेक्टोरियल नोटेशन भी इसकी लिखनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर r था, तो r का क्या हो जाएगा, यहाँ पर r का हो जाएगा x2 माइनस x1 i की फॉर्म में प्लस y2 माइनस y1 z की डायरेक्शन में वर्टिकली प्लस z2 ये j की डायरेक्शन में z2 माइनस z1 k की डायरेक्शन में, और ये ब्रैकेट बंद। तो जो ऊपर वाला जो ये चीज़ है, ऊपर वाली जो ये चीज़ है ये है r वेक्टर, और नीचे वाली जो ये चीज़ है इसकी पावर 1/2, ये हो जाएगा अपना r का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू यहाँ से लेकर इतने क्यूब हटा देंगे तो ये r का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज व्हाट वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसमें बाकी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही है जब सिर्फ फोर्स के ऊपर काम करना है, और अपने फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जितनी निकलेगी वो, ठीक है। एक और चीज़ जो आपने यूज़ करनी, जैसे अपने कल फोर्स में यूज़ किया था, फोर्स में हमारे पास क्या था कि अगर यहाँ पर एक चार्ज है ये, तो इस चार्ज के ऊपर इस एक चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, है ना। ये चार्ज Q हो गया Q1, और यहाँ पर एक चार्ज Q है। इस चार्ज Q2 की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मैं बोलना भूल गया, पॉजिटिव है, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और चार्ज है Q3, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इसका नाम दे दिया F1, इसका नाम दे दिया F2 और इसका नाम दे दिया F3। तो जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3, और इन सबका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। वेक्टर सम डायरेक्टली जोड़ने का नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ खेलने का। और अगर इन सभी को मैं Q से डिवाइड कर दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये Q पे देख रहे हैं, सबको Q से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो, और अगर कोई nth चार्ज है तो nth चार्ज। एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स जो एक चार्ज की रहती है, जैसे इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाकी चार्जेस के प्रेजेंट होने से डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। इसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी। किसी चार्ज की जो वैल्यू है, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पावर है, वो किसी और के आ जाने से घटनी बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर वो असर कर रही है उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे इस Q के ऊपर असर कर रही है, यहाँ पर इस Q के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इस Q के इसी Q के छोटे वाले Q के ऊपर यहाँ पर
ये Q1 है और यहाँ की Q2 है, तो पहले जब Q2 था तो सिर्फ Q2 था, लेकिन जब Q1 भी आ गया तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी अब वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगी 1 और 2 का। तो इस तरह 3 का भी हो जाएगा, तो आपका आंसर ये 1 2 का वेक्टर का एडिशन और ये 3 का एडिशन, तो इन दोनों का कुछ यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स नेट लगेगी। गॉट इट। सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने फोर्स में पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन जो सबसे मज़ेदार है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि क्या आपको यूज़ करना है। जैसे आपको यूज़ करनी पड़ेगी एक चीज़ की जो फोर्स होती है, फोर्स ऑन ए चार्ज इज Q टाइम्स E। फोर्स ऑन ए चार्ज इज Q टाइम्स E, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ से लेते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हो गया अपना एक प्यारा सा सरफेस और इसके ऊपर हमने टांग दिया, एक चार्ज को टांग दिया यहाँ पर। देयर इज अ चार्ज ऑफ मास m, ओके, एंड चार्ज q। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, q है। चार्ज इसके ऊपर q है, मास इसके ऊपर m है। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस, द स्ट्रिंग इज मासलेस। ये अपने पास चार्ज है, इसके ऊपर ये बॉडी है कोई, इस बॉडी का मास हो गया m और चार्ज इसके ऊपर q। अब क्वेश्चन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा बना रखा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में थोड़ा वेक्टर टाइप दे रखा है। E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E इज इक्वल टू AI प्लस BJ। आई और जे का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, इसमें A कंपोनेंट तो इसका इस डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में, I यानी कि X की डायरेक्शन में A, और जो B कंपोनेंट है वो उसका J की डायरेक्शन में है B। तो B हो गया ऊपर की तरफ, B ऊपर की तरफ और A इस तरफ, तो AI प्लस BJ इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा E। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q। इसमें Q की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी के ऊपर Q की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी कि भागे ना इधर उधर से। अब अगर इसमें मास है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी mg। बहुत बढ़िया, क्लास 11th में पढ़ाई होगा। यहाँ पर अगर आपके पास टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, स्ट्रिंग आता है तो टेंशन आती है ना, स्ट्रिंग देखते ही टेंशन, टेंशन देखते ही डर, खौफ नहीं, डरने का नहीं। तो यहाँ पर आ गया अपने पास T, और अगर ये थीटा था तो थीटा इधर आ जाएगा इसमें, तो ये हो गया थीटा के साथ वाला क्या होता है, T cos थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर E, ये E है इस डायरेक्शन में। तो इधर यहाँ पर एक तो B इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नहीं B ऊपर की तरफ, इस तरफ है A और ऊपर की तरफ है B। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगी, है कि नहीं। फोर्स इक्वेट करनी है इस क्वेश्चन में, फोर्सेज इक्वेट करने का पड़ेगा इसमें। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग गई QA और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग गई QB, ऊपर की तरफ QB और राइट साइड में हो गई QA, डाउनवर्ड mg। और ये अब E का खेल खत्म, दोनों अलग अलग कर दिए। इधर T था तो इधर क्या हो गया, T का साइन थीटा, ऊपर की तरफ T cos थीटा। गॉट इट। फिर से समझाना पड़ेगा, थोड़ा कचड़ा हो गया रे, ये कचड़ा पसंद नहीं रे मेरे को साफ करने का। ये हो गया स्ट्रिंग, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E, इसका ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो है यहाँ से B और इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट है वो है A। डाउनवर्ड कंपोनेंट नहीं, डाउनवर्ड तो इसका मास mg और g जो इसका वेट हो गया। अब यहाँ जो टेंशन T थी, ये टेंशन T जो टेंशन थी, इस टेंशन T के दो कंपोनेंट, ऊपर की तरफ ये थीटा है, ये थीटा है, ऊपर की तरफ हो गया T y जिसको हम बोलेंगे T cos थीटा, और इस तरफ हो गया Tx जो कि हो गया T sin थीटा, ये T cos थीटा। इक्वेट करो सबको, कैसे इक्वेट करेंगे जी, कन्फ्यूजन हो गया।
देखो ऊपर की तरफ जो है और नीचे की तरफ जो है ये दोनों बराबर हो गए, तो ऊपर की तरफ एक तो आ रहा है अपने पास फोर्स लेंगे ना, फोर्स, तो फोर्स इधर हो जाएगी क्यू ए और इधर हो जाएगी क्यू बी। तो पहले तो आ गया अपने पास टी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लेते हैं। टी साइन थीटा जो है वो क्यू ए के बराबर हो गई, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ए, डन। टी साइन थीटा, ये टी ऊपर की तरफ जो है इधर इस टी का इस तरफ जो कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा, वो इस ए को बैलेंस कर लेगा, बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया टी का। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम किधर गया वो, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ और प्लस क्यू बी, ये इक्वल हो गया अपने एम जी के। कोई डाउट? देखो इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में जहाँ ये पेन चल रहा है टी साइन थीटा है वो इधर क्यू ए वाली फोर्स के बराबर हो गया, और ये जो नीचे की तरफ एम जी है ये ऊपर वाली दो फोर्सेस के बराबर, एक तो ई का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ई क्यू बी वाली फोर्स बनाएगा इसमें, क्यू बी वाली फोर्स, और एक टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर दिया। इस क्यू बी को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये हो गया माइनस क्यू बी, इसको यहाँ से भगा दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड खेलेंगे, क्योंकि टी बहुत गंदा लगता है मेरे को, तो टी टेंशन गायब करने का, टेंशन अच्छी लगती नहीं, तो साइन बाई कॉस, टी गायब, साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा हो गया क्यू ए डिवाइडेड बाई एम जी माइनस क्यू बी। बस अभी यहीं से क्यू को एलिमिनेट करके, मतलब क्यू को निकाल लेंगे, बाकी को इधर उधर कर देंगे। तो ये हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई एम जी माइनस क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए। मल्टीप्लाई खेलने का भी, टेन थीटा टाइम्स एम जी माइनस टेन थीटा टाइम्स क्यू बी इज इक्वल टू क्यू ए। इसको क्योंकि क्यू चाहिए तो हमें क्यू वाली टर्म्स एक साइड करनी पड़ेंगी ना, क्यू कॉमन ले सके ताकि। तो यहाँ से हो गया अपने पास टेन थीटा टाइम्स एम जी इज इक्वल टू क्यू ए माइनस, और प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया, प्लस टेन थीटा क्यू बी, क्यू कॉमन भी हो गया ए प्लस टेन थीटा टाइम्स बी, ए प्लस बी टेन थीटा, और यहाँ पर आ गया टेन थीटा एम जी। इस क्यू को छोड़ दो, इसको भी इधर भगा दो, तो इधर भगाएंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ क्यू इज टेन थीटा एम जी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टेन थीटा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर साइन लिख देंगे, कहीं कॉस लिख देंगे, या फिर ये ए बी ऊपर नीचे कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा टिपिकल या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, एंड आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन ये भी इसी के जैसा ही है थोड़ा सा। इसमें क्या दे रखा है कि चार्ज मास है एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और थोड़ा टिपिकल, यस देखो क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है माइनस बी एक्स प्लस ए, एंड देन देयर इज ए चार्ज केप्ट and this electric field is parallel to x-axis. Electric field is parallel to x-axis. There is a charge q kept at the center, जो origin जिसको बोल सकते हैं, जो x y का सेंटर है, origin के ऊपर रखा हुआ है चार्ज q। इस चार्ज q के पास मास भी है m, ठीक है। This charge q of mass m और a mass having charge q is kept at the origin, यहाँ पर ड्रॉप किया या छोड़ दिया यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भगा ले जाएगा। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन या मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है एट विच वैल्यू ऑफ v इज 0। एक पॉइंट पर वैल्यू ऑफ v 0 हो जाएगी। देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें शायद अपोजिट हो रहा है ना, तभी इसमें ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये माइनस बी एक्स शायद इसको पीछे लेकर जाएगा। तो क्या वैल्यू होंगी जिसमें ये शायद इस तरफ भाग रहा है और ये इसको इस तरफ खींच रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 और वहाँ से ये वापस भागेगा।
वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एट व्हाट वैल्यू वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ठीक है। There is a charge Q kept on the at the origin, dropped at the origin in an electric field जिसकी वैल्यू दे रखी है माइनस बी एक्स प्लस ए। तो क्या होगा, लेट अस बिगिन अगेन एज यूजुअल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q टाइम्स फोर्स। क्या हो गई, फोर्स कंपेयर करनी है क्योंकि एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो पक्का ये वाली चीज़ तो आनी ही आनी है। यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन आता है। और एक ट्रिक, अरे किधर गया ये, भागने का नहीं। तो यहाँ पर अपने पास फोर्स आ गई, एक फोर्स तो ये आ गई F इज इक्वल टू एम, ठीक है, जो मास की वजह से इसके अंदर आ रही है, एक्सेलरेशन की वजह से, मास की वजह से आ रही है। दूसरी जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या हो जाएगी Q टाइम्स E। खत्म खेल, इक्वेट कर दो, बहुत ही आसान हो गया तो है। एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पर ई की वैल्यू रख दो, माइनस बी एक्स प्लस सी थी वैल्यू, है ना। तो ये क्या हो गया, एम ए इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए, माइनस बी एक्स प्लस ए, और मल्टीप्लाई कर दो इसे क्यू बाबा से। क्यू बाबा बोले तो चार्ज। ओके, अब क्या करें, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, इसमें भी टी है और यहाँ पर सारा एक्स है। वेलोसिटी ज़ीरो निकालनी है तो एक्सेलरेशन को शायद और कुछ लिखना पड़ेगा। क्या करें, सोचो। तो एक्सेलरेशन की आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी कि डी वी बाई डी टी को अगर मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और डी एक्स से ही डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी। और फिर इन दोनों को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इन नीचे वाले टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी। भाई यहाँ डी एक्स के नीचे ये डी टी आ गया, ये जो डी टी है ये इधर इस तरह चला गया डी एक्स के नीचे, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू होती है वी, और ये डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर आ गया। अब हम एक्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो अपने, अरे यार एक्स के साथ छेड़खानी, वाह, ए की वैल्यू आ गई वी डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होगी, जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए आपको उस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन आती है उसको जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस चीज़ के रेस्पेक्ट में आपको उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछ रखा है तो एक्स, इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तब x की वो वैल्यू आएगी जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। आया समझ में, नहीं समझ में आया, देखते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई, q बाई एम, और यहां से हो गया बी एक्स प्लस ए। ये a फॉर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा बना देते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन में अल्फा। ओके, अब यहाँ से अल्फा की ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एम माइनस बी एक्स प्लस ए। ओके, अब यहाँ से खेल खेलेंगे कि डी एक्स को ले जाएंगे वहाँ और इसको करेंगे इंटीग्रेट, जिससे इसकी वैल्यू आ जाएगी वी डी वी, इससे फिर वी निकल कर आएगा। इंटीग्रेट करना, हमारे पास था अभी एक्सेलरेशन को देखो, वेलोसिटी को डी बाई डी टी करते हैं वेलोसिटी का, तो क्या आ जाता है एक्सेलरेशन का ए डी टी कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी को जीरो करना है, वेलोसिटी ही तो जीरो करनी है, तभी तो ये खेल खेला गया। तो ये आ गया हमारे पास क्यू बाई एम माइनस डी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई यहाँ पर डी एक्स, जो यहाँ नीचे था वो ऊपर चला गया। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें, ये हो जाएगा v के रेस्पेक्ट में और ये हो गया x के रेस्पेक्ट में। तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर, वेरी सिंपल, v का इंटीग्रेशन x का क्या होता है x स्क्वायर बाई टू, तो v का v स्क्वायर बाई टू, क्योंकि यहाँ पर dv लिखा हुआ है। और इक्वल टू यहाँ से q बाहर m बाहर, और इसको अगर मैं माइनस b और साइड में लिख लूँ तो x का क्या हो जाएगा, x dx का x स्क्वायर बाई टू प्लस फिर दोबारा से qm यहाँ आ गए तो q बाई m, और a का क्या हो जाएगा, a के साथ कुछ भी नहीं है तो कुछ लगा दो, बेचारा अकेला परेशान हो रहा है, a के साथ x लगा दिया, a को x मिल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू v को ज़ीरो पुट करना है, जहाँ v ज़ीरो है वहीं पर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो इस v को कर दिया ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एम
बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू ए एक्स बाई एम। इधर उधर ले जाओ, ये वाली टर्म नेगेटिव है, देखो इधर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया माइनस क्यू बी एक्स स्क्वायर बाई एम टाइम्स 2 इज इक्वल टू क्यू ए एक्स बाई एम। ओहो, अब खेलो, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, तो क्यू से क्यू कट गया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से ये वाला एक्स कट गया, इस एम से ये एम कट गया, तो क्या आ गया b बाई 2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ए, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई। वेरी गुड, पहुँचे अपन 2a बाई बी। ये x की वैल्यू 2a बाई बी लिखेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्या थी एक्सेलेरेशन की वैल्यू? एक्सेलेरेशन ढूंढ के लाना पड़ेगा। देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी, q बाई एम माइनस बी एक्स प्लस ए, ये वैल्यू थी यहाँ पर x की जगह ही हमें ये 2b बाई ए लिख देना, a की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, q बाई एम माइनस बी टाइम्स 2a बाई बी प्लस बी। a से a कूद गया, a से a भाग गया, a से a भाग गया, तो बच गया अपने पास एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू q बाई एम माइनस 2a प्लस a। माइनस वाला 2a में से 2 आम में से एक आम घट गया, जो बड़ा होता है उसका साइन लगा दो। जब दो अलग अलग साइन हो तो 2 आम बड़े वाले, छोटा आम एक घट गया, एक बच गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई माइनस क्यू, एक a बच गया डिवाइडेड बाई m। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास यहाँ पर ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसके ऊपर चार्ज Q है, एक बॉडी रखी हुई है और उसका मास है m। तो इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ठीक है, लेट्स मूव फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, my favorite one, ring. Now this is electric field due to a uniformly charged ring. ये एक रिंग है, दिस इज रिंग, और यहाँ इसके ऊपर इसकी रेडियस हो गई a, इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लगेगी। ऑफ कोर्स अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मान लिया यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहाँ x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया हमने P, तो इस P के ऊपर जो फोर्स लगेगी पर यूनिट चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन में पता है, ये वही हमने लिखनी है। यहाँ पर ये x हो गया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई r। यहाँ पर फील्ड लगेगा, टोटल फील्ड पता नहीं हमें, फिलहाल ले लेते हैं डी ई, अ स्मॉल फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज डी क्यू। ओके, सो स्मॉल फील्ड, छोटू सा बच्चों सा फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल चार्ज के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। खेलो, अब डी क्यू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर डी ई जो है ये सारा इस डायरेक्शन, देखो डी ई के 2 कंपोनेंट हैं, यहाँ हो गया, इसको थोड़ा सा ये डी ई हो गया, तो डी ई का एक कंपोनेंट तो यहाँ आ गया, इसको बोलेंगे डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आ गया, ये हो गया डी ई साइन थीटा। देखो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर डी साइन थीटा नीचे है, और सेम इस वाले चार्ज की वजह से जब ऐसे फील्ड जाएगा तो डी ई कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा इधर, अयो इसको लेने का, इस वाले चार्ज की वजह से डी ई कॉस थीटा आ जाएगा इधर, और डी ई साइन थीटा इस वाले चार्ज की वजह से, इस डी क्यू चार्ज की वजह से डी ई साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और सारे डी क्यू बराबर हैं, तो ये वाला डी ई साइन थीटा इस वाले डी साइन थीटा को खा जाएगा, काट लेगा, इसको सांप की तरह डस जाएगा, मार देगा। सो डी ई साइन थीटा गायब, हमें सिर्फ डी ई कॉस थीटा को जोड़ लेना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। सो
इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या थी, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा इंटीग्रेशन। कॉस थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पर ये जो रिंग वाला जो ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत प्यारी चीज़ है रिंग। रिंग के नाम से तुम बहुत ही रिंग रिंग हो जाते हो भाई। ये x है, ये हो गया a, ये हो गया r। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, बेस और हाइपोटेनस x बाई आर, ठीक है। और r खुद अपने आप में क्या है, r खुद कोई अस्तित्व नहीं है, r का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से पाइथागोरस से r निकालना हो तो उसका अंडर रूट, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। लिखो जी, cos थीटा को चेंज करो, r को चेंज करो, इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स ओवर आर, नीचे हो गया आर क्यूब, ऊपर हो गया एक्स, के डी क्यू इंटीग्रेशन भाग गए थे के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और इस डी क्यू को चेंज कर देते हैं और इस आर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, डरने वाला बात नहीं है। तो के बाहर डी क्यू देखो सारे के सारे जब डी क्यू जुड़ेंगे, ये रिंग यहाँ डी क्यू छोटा सा, यहाँ डी क्यू, यहाँ डी क्यू, यहाँ डी क्यू, सारे के सारे डी क्यू जुड़ गए तो क्या बन गया, तो टोटल चार्ज बन गया। टोटल चार्ज रिंग का हमें पता है क्यू है, तो के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया अपने पास आर, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1/2, और 1/2 में 3 ऊपर आ जाएगा जो मैंने नहीं लिखा है, तो 3 आ गया, 3/2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन एक्स डायरेक्शन, और जो एक्स डायरेक्शन में वही नेट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर इसके एक्स के। अगर मैं बोलूँ कि रिंग इतना सा है और आप बहुत दूर चले गए, बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो, तो यहाँ दिख रहा है ये है अपने पास a, इसका रेडियस, तो a बहुत ही छोटा हो गया x से। जब a बहुत ही छोटा हो जाएगा x से, तो यहाँ पर जो a होगा उसकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, a की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा के ए। देखो a का मतलब क्या है कि a मान लेते हैं बिल्कुल 0.02 सेंटीमीटर है, इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0.0004, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। तो के क्यू इंटू एक्स यहाँ पर आ गया, और ये हो गया बहुत छोटा, तो हम इसको मान लेते 0, खेल खत्म। प्लस एक्स स्क्वायर था तो एक्स की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और ये देखो ये वाला ऊपर वाला भी भाग गया, नीचे सिर्फ बच गया 2, एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, अगर एक रिंग की वजह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो एट अ वेरी फार डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा दूर, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि ये दोनों के दोनों सेम हो गए। यानी कि व्हेन यू हैव ए बॉडी एंड इट इज चार्ज्ड, इट हैज सम चार्ज क्यू, और जब उस बहुत ज़्यादा दूरी पे जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी सेम एज दैट ऑफ इट वर फंक्शनिंग एज ए पॉइंट चार्ज, जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा हो। अब यहाँ पर रिंग है, रिंग बहुत छोटा हो गया, आप बहुत दूर चले गए, तो इस दूरी से आप 1 किलोमीटर दूर, ज़्यादा फेंक दिया, मतलब मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का रिंग है, तो आप यहाँ से कम 50 सेंटीमीटर दूर हो, तो उस 50 के लिए एक बहुत ही छोटा हो गया, सो इट विल फंक्शन एज ए स्मॉल पॉइंट, ठीक है, और उसका कोई लेना देना फिर नहीं रहेगा ए का, ठीक। और अगर अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओहो, ये तो टफ है। एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आ गई थी, के क्यू एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको, ये ए हो गया, इस एक्स एक्सिस पे एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम होगा कि यहाँ मैक्सिमम होगा कि यहाँ मैक्सिमम होगा कि यहाँ मैक्सिमम होगा, किधर मैक्सिमम होगा, किधर, वही हमें देखना है, देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालने के लिए वही डिफरेंशिएशन खेलेंगे।
कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। तो ई मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो एक्स की वैल्यू जहाँ पर ई मैक्सिमम हो जाए। तो डी ई एक्स, इसको कर दो भाई डी एक्स कर दो इसका, तो इसका डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डी एक्स। अब आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि ऊपर अगर u होता है नीचे अगर v होता है तो पहले क्या करते हैं, पहले इस u का डैश लगा देते हैं, फिर v को छोड़ देते हैं ऐसे ही, फिर माइनस लगा देते हैं, फिर u को छोड़ देते हैं, v का लगा देते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। और नीचे क्या हो जाता है, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, पड़ा रहने दो उसको, उसका स्क्वायर कर दो, ये होगा डिफ्रेंशिएशन। अगर इस पूरे का आपने डिफ्रेंशिएशन करना है तो एफ डैश, इसका एफ डैश आएगा ये, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों एक्स के फंक्शन है। देखो यहाँ पर एक ऊपर है उसमें भी एक्स है, नीचे है उसमें भी एक्स है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन खेलते हैं। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पहले वाले को v को, इस नीचे वाले को u को एज इट इज छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इस के क्यू एक्स में क्या अपने पास x है, तो x का तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। और इस के क्यू में बाहर ही निकाल लेते हैं, उसका कोई रोल नहीं है डिफ्रेंशिएशन के लिए, के क्यू बाहर। तो x का क्या हो गया जी 1, डन, माइनस माइनस। अब x तो एज इट इज आ गया, अब इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 थी इस पूरी टर्म की, तो 3/2 में से एक माइनस हो जाता है, तो ये हो गया 1/2 और 3/2 हमने लिख दिया आगे। खेल खत्म नहीं हो रहे, खेल खत्म नहीं, अभी चेन रूल लगाने का। इसके अंदर x और है तो इसके साथ 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 2x, अब खत्म हुआ ये। और नीचे क्या था, नीचे जो था उसका स्क्वायर कर दो पूरे का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल, नीचे सिर्फ क्यूब की टर्म बचेगी। और इसी पूरी चीज़ को, बहुत डरने की बात नहीं, इस पूरी चीज़ को क्या करने का है, इस पूरी चीज़ को इक्वल टू 0 करने का है, यानी कि नीचे कुछ भी था ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, डरने का नहीं, डरने का नहीं। और यहाँ पर इसमें से इसकी पावर 3/2 यानी कि 1 प्लस हाफ है और इसकी पावर हाफ है, तो यहाँ पर 1 प्लस हाफ है और यहाँ पर हाफ है, तो इसमें से अगर मैं 1 बाहर निकाल लूँ तो हाफ बच जाएगी नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, एक बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस हाफ बाहर निकाला, हाफ क्योंकि हाफ है ना दोनों तरफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ले लिया बाहर और के क्यू था बाहर, तो यहाँ बच के अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस। अच्छा जी, ये 2 से 2 को काट दिया और ये x और x हो गए x स्क्वायर, तो ये हो गया जी 3x स्क्वायर। और ये जो यहाँ पर ये वाली टर्म थी पावर 1/2 वाली, ये यहाँ से गायब हो गई, ये बाहर चली गई, यहाँ 3/2 में से 1/2 बाहर चला गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और इन सबको इक्वल टू 0 करना है। डरने का नहीं, सब खत्म, सब खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ बचेगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, खत्म। 2 में से ये 3 में से 1 चला गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान दिख रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, ए की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 2x और x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई a/√2, यही तो चाहिए था। अब जैसे ही हम a की वैल्यू x की वैल्यू a/√2 रखेंगे, वहीं पर हमारा ई मैक्स निकल कर आ जाएगा। कैसे, ये यहाँ रखा हुआ है रिंग, ये x एक्सिस हो गया, इस पॉइंट पर यहाँ से ले, देखो जितना ये a था इतना यहाँ पर a आ गया, तो इस a से कुछ अंदर, अयो सारा भाग जाता है, इस a से कुछ अंदर यहाँ कहीं आएगा √2, क्योंकि 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707, तो 0.7 के आसपास, तो ये हो गया 0. ये हो गया 1, ये हो गया 0.5 और इसके आगे 0.7, तो यहाँ कहीं जो होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, फिर ऐसे। और अगर हम r को पीछे की तरफ नेगेटिव रखते हैं इस x को, तो नेगेटिव में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। इस देखो, इसका मतलब उल्टा कुछ नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। रिंग की बात कर रहा हूँ,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी, E इज इक्वल टू क्या था भाई, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। भूल गए रे, ध्यान रखो रे, ध्यान रखो, रटो इसको। अभी मत बोलना सर रटवा रहे, इसका रटना पड़ता है। अब अगर ई मैक्स निकालना है तो ए की वैल्यू जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ए बाई रूट टू रखो जी। यहाँ पर हमारे पास ई मैक्स आएगा, ई एम की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू, एक्स की रख दिया अपन ने ए बाई रूट टू डिवाइडेड बाई ए की जगह तो ए स्क्वायर ही है, एक्स की जगह अगेन एक्स बाई रूट टू और इसका स्क्वायर कर दिया। भाई इतना बार स्क्वायर करवा रही है ये इक्वेशन, जिंदगी में नहीं करे है इतना बार स्क्वायर। के क्यू ए, इसका मैं रूट टू लिख लेता हूँ यहाँ बाहर, और इसको सॉल्व करते हैं। इसका रूट टू करेंगे, रूट टू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू, फिर टू यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा जी टू ए स्क्वायर प्लस अगेन ए स्क्वायर, खत्म। ये खत्म हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 3/2, तो 2 और 1 हो गया 3, के क्यू ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट टू है ही, और ये हो गया जी 3a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 3/2। ओहो, अब क्या करें, एक टर्म मिसिंग हो गई, नीचे 2 भी तो था, इसके नीचे 2 भी आएगा, यहाँ नीचे 2 भी आएगा, 3/2 हो ये हो गया के क्यू ए डिवाइडेड बाई ये हो गया रूट टू। 3 का हम जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी मल्टीप्लाई 3√3 बाई 3 की पावर 3/2 का मतलब 1.5 ही तो हुई। 1.5 का मतलब ये 1 मल्टीप्लाई ये आधी, 1.5 1 और आधी क्या हो गई 1.5। तो 3 का जब हम ये करेंगे ओपन तो ये हो जाएगा 3√3 और 2 नीचे है, 2 का नीचे हो जाएगा 2√2 और साइड में ए है, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, ए क्यूब, इस √2 से ये वाला 2 कट गया, ये नीचे वाला चला गया ऊपर, पहुंच गए हम एंड तक, डरने का नहीं। के क्यू एक्स ए ओवर 3√3 टाइम्स ए क्यूब, इससे ये ए और भाग जाएगा, ये स्क्वायर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम, ये भाग जाएगा, दुखी करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या आ गई जी 2k³ डिवाइडेड बाई 3√3 टू ए स्क्वायर। यही वो वैल्यू, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, यहाँ तो ले लिया मैंने रिंग, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना ए, यहाँ पर आ गया ए और यहाँ आ गया ए से थोड़ी सी कम, इस पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर हमारा x, यहाँ से u मैक्सिमम डाउन, इस पॉइंट के ऊपर E मैक्सिमम है। E मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, फिर से देखो 2k³ बाई 3√3 ए स्क्वायर। k की वैल्यू आप रख दोगे तो आपको मज़ेदार नंबर मिलेगा, एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा जो होता है 2q ओवर 3√3 4πε0 ए स्क्वायर। इसको काटा पीटा करना हो कर लेना। It is enough for today. Let's see you again and then I'll be visible, you will see my face. Till then, keep watching, keep solving these questions, keep understanding, keep learning and keep enjoying. Thank you very much for watching. Have a great time ahead. Don't forget to share and subscribe.